गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो को बता दीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो को बता दीजिएगा। गुड इवनिंग। ऑडियो को इन्फॉर्म कर दीजिए ऑडिबल है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू लिखा जी। गुड इवनिंग अमीना जी। हैबी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अपने डेली वाले सफ़र पे चालू होते हैं और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पीवाईक्यूज़ का। पीवाईक्यूज़ का डिस्कशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पुराने वाले पेपर से एक आइडिया लगता है कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। So, good evening. We have discussed till question number 104. 104 लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड आईएलओ की 2021 की थीम पूछी गई है। बिकॉज ये पीवाईक्यू है, पुराना सवाल है, पुराने पेपर में आया होगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा गया होगा 2022 में या 2021 में। सो आप लोगों को एक तरीके से एक आइडिया मिल जाता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक थीम याद करना। यूएन ने कोई थीम दी हो, यूनेस्को ने कोई, यूएन की ऑर्गन है, यूनेस्को ने कोई थीम दी हो, कोई और बॉडी ने, वर्ल्ड बैंक ने कोई थीम दी हो, ये सारी थीम्स पे सवाल आते हैं। सो 104 यानी आईएलओ की जो थीम थी वो थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और मैंने पूछा था 2022 का और 2023 की आईएलओ की थीम आप लोगों ने बतानी। सो 2022 2023 मुझे पता है, मैं 200% गारंटी से बता सकता हूं कि किसी भी बच्चे ने गूगल करके नहीं देखी होगी, क्योंकि जब आज की डेट में आप लोग स्टूडेंट है तो एक टाइम पे हम भी कभी स्टूडेंट रहे थे। सो आप लोगों के लिए होमवर्क कंटिन्यू है। 2022 2023 की आप लोगों ने आईएलओ की क्या क्या थीम्स है वो देखनी है। ओके हाँ जी, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023। सो क्वेश्चन नंबर 105 पे स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सो माय नेम इज पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूं एंड दिस इज द नंबर जहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। 105 क्वेश्चन आईयूसीएन पे एक सवाल है। सवाल यह है कि इंडिया मेंबर कब बना इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो सवाल बड़ा सिंपल है और आप इसके ऑप्शन देख के बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को टफ और इजी उसके ऑप्शन बना देते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप देखिए, बताइए अपने हिसाब से, गैस करने की कोशिश करिए कि इंडिया आईयूसीएन का मेंबर कब बना था।
सो IUCN के मेंबर की बात करते हैं। देखिए IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और इस बॉडी के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया होनी चाहिए। ये 1948 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है? इसका काम है दुनिया भर में स्पीशीज को बचाना, ठीक है जी, नेचर को बचाना। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक कंट्री की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक फोकल पॉइंट होती है, कॉन्टेक्ट पॉइंट होती है। सो इंडिया IUCN का मेंबर बना इन 1969। ये जो IUCN ऑर्गेनाइजेशन है ये एक बुक के लिए बड़ा फेमस है। ये एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उस बुक का नाम शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या उस लिस्ट का नाम पढ़ा होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा IUCN की रेड लिस्ट का। हम लोग खबर सुनते हैं ना कि ये स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गई है, ये स्पीशीज थ्रेटेंड हो गई है, या ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है। ये हम लोग कैसे डाटा निकालते हैं, कैसे हमको पता चलता है? तो IUCN ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रेड लिस्ट नाम की एक लिस्ट होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सारी लिस्टिंग कहां से निकल के आती है? IUCN की रेड लिस्ट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है? सो आप लोग इसकी 6 कैटेगरीज को लिख लीजिएगा। इसकी 6 कैटेगरीज है IUCN की क्लासिफिकेशन की। एक्सटिंक्ट सबसे पहले आता है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, गया। राहुल गांधी वाला मीम याद रखिएगा, एक्सटिंक्ट मतलब गया। देन आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी जंगल में नहीं है, जू में है, लैब में है, या किसी और तरीके से बचा रखा है। उसके बाद आती है तीसरी लिस्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी इसके नंबर बहुत कम है। फिर एंडेंजर्ड आती है। देन 2 और हैं, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, एंड इसके अलावा है लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट एवेल्यूएटेड। लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट और नॉट एवेल्यूएटेड। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जो देखते हैं ना कि हाँ जी ये सब जानवरों को मारना बैन है, ये सब कुछ करना बैन है, इस जानवर को मारेंगे तो इतने साल की सजा होएगी, टाइगर को मारेंगे या फिर वन हॉर्न राइनो को के हॉर्न को मारेंगे या एलिफेंट को मारेंगे तो कितनी सजा मिलेगी, ये सब डिपेंड करता है इन सब लिस्टिंग पे। तो ऐसी लिस्ट इंटरनेशनली बनाई जाती है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट एक इंडियन गवर्नमेंट भी बनाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे किसी स्पीशीज का नंबर कम होता जाता है उसकी कैटेगरी चेंज होती जाती है। सो इसका आंसर 1969 ए। आई होप क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे। एक 106 क्वेश्चन नंबर पे है और लगाइए, तुक्के लगाइए, अटेम्प्ट करिए, किसी भी तरीके से आंसर बताने की कोशिश करिए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर के अंडर आती है?
निकिता जी, स्पैरो गायब हो गया है, लेकिन मेरे घर में 4 स्पैरो हैं, वो जो एज अ पेट। तो उनके नाम वगैरह हम लोगों ने रख रखे हैं। किसी एक का नाम अंजलि भी रख रखा है। तो हमारे घर में 4 स्पैरोज हैं जो दिन भर चींची करते रहते। कभी कभी आपको क्लास में आवाज भी आती होगी स्पैरो की। सो मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर, तो देखिए टोटल मेगा बायोडाइवर्सिटी 17 है। और ये वो देश होते हैं जो काफी ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ अर्थ की डाइवर्सिटी या अर्थ की स्पीशीज को रखते हैं। वो देश हैं जहां पे स्पीशीज में काफी ज्यादा वेराइटीज है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ये लिस्टिंग करती है, और ऐसी 17 कंट्री, और ये कंट्रीज ज्यादातर ट्रॉपिक्स के बीच में रहने वाली कंट्रीज है, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में ही बारिश अच्छी होती है और काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पॉसिबल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के 17 देशों को मेगा डाइवर्स कंट्रीज बोला जाता है। और उन 17 कंट्रीज में से अपना प्यारा भारत भी है। इंडिया है, हैगा जी। इक्वाडोर हैगा। मेडागास्कर है। सो द आंसर इज डी। धूम मचाले इज द करेक्ट आंसर, डी। ऑल दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। 17 देश हैं टोटल, और ज्यादातर देश कहां पे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने ये स्टार्ट किया था। उसके अलावा आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, कोलंबिया है, कॉन्गो है, इक्वाडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूएस और वेनेजुला। तो ये 17 देश हैं, 17 देशों की लिस्ट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 107, 107 पे पहुंच चल रहे हैं हम। ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 107, ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? देखिए, अगर किसी को वो 17 नाम देखने हो तो आप लोग गूगल करिएगा, थोड़ी मेहनत खुद भी करिएगा। वो 17 कंट्रीज के नाम मैं लिखवाऊंगा, आप भूल जाएंगे। वो 17 नाम है, 3-4 नाम होते तो लिखवा भी दिए जाते। तो आप लोग गूगल करिएगा, ताकि खुद पढ़ेंगे तो याद रहेंगे। तो ऑर्निथोलॉजी, सो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे स्पैरोज की, और ऑर्निथोलॉजी आ गया है। और ऑर्निथोलॉजी वो ब्रांच है, वो डिसिप्लिन है जो कि बात करता है चिड़ियों की, बर्ड्स की। बर्ड्स बहुत जरूरी हैं जी। तो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स है। जी हाँ, अंजलि का स्टडी कर लीजिए। सो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ये ब्रांच है जूलॉजी की। ऐसे ही और बहुत सारी स्टडीज हैं, अलग अलग चीजों की स्टडी होती है। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं। लॉगी जहां पे भी होगा वो किसी ना किसी चीज की स्टडी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। उस सिस्टम ऑफ राइटिंग को क्या कहते हैं जिसमें छोटे छोटे एब्रीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है? छोटे छोटे स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
निकिता जी, देर इज नो नीड टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर, these all will be uploaded, don't worry about that. And in case any of you didn't get these, आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कि कैसे इसको लेना है, कैसे मिलेगा। जी हाँ, ये सारा पीडीएफ मिलेगा पीवाईक्यूज का। आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए। सो इसके लिए मैं एक और टर्म बताता हूं, जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। सो बात करते हैं, इसका आंसर है एक्चुअली में ब्रैकीग्राफी। ब्रैकीग्राफी में छोटे छोटे एब्रीविएशन या स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, ब्रैकीग्राफी इज शॉर्ट हैंड। अब बाकी सारी चीजें आप लोग, बाकी सारी जो भी हैं उनको भी आप लिख लीजिए। ओडोंटोग्राफी, एनीवन आप में से कोई बताएगा ओडोंटोग्राफी किस लिए इस्तेमाल होती है? ओडोंटोग्राफी किस लिए? आप लोगों का तो पुराना एक्सपीरियंस है इसके साथ। ओडोंटोग्राफी इबू जी बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए, स्टेनोग्राफी और ये शॉर्ट हैंड आप कह सकते हैं, बैकीग्राफी, ये सब एक ही चीज होती है। आप लोगों को याद है पुराने एक पेपर में किसी के खरगोश के दांत पूछे थे, आई गेस, रैबिट के दांत कितने होते? तो ओडोंटोग्राफी एक्चुअली में टीथ की स्टडी होती है, कितने दांत, मच्छर के कितने दांत हैं, इंसानों के कितने दांत हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की स्टडी को ओडोंटोग्राफी कहते हैं। कि मुस्कान आपकी प्यारी है, दांत बड़े अच्छे हैं, या आपके टूथपेस्ट में नमक है, सब सुना ही आपने। तो इस तरीके से याद रखिएगा। देन आता है मूवोग्राफी। मूवोग्राफी, एनीवन, एनी गेसेस, मूवोग्राफी किसकी स्टडी होती है? सो मूवोग्राफी एक्चुअली में एक्सरे से सिंपल होती है, और ये इमेजिंग टेक्निक होती है, इसमें इमेजिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, मूवोग्राफी उसमें इस्तेमाल होती है। तो मूवोग्राफी टर्म एक्चुअली में एक्सरे जैसी रेज होती हैं जिससे इमेजिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो कि कॉस्मिक रे का इस्तेमाल करती है टू गेट 3D इमेजेस, जिसमें अर्थ के छोटे छोटे होल्स वगैरह देखे जाते हैं सब। तो ये एक तरीके से कॉस्मिक रेज इमेजिंग की टेक्निक है। एंड देन आता है सीरोग्राफी। पाख्तर जी, वो अगर माऊ है तो ये मुओ है। स्पेलिंग में MOU और MUO में कितना फर्क है? ये उतना ही फर्क है जितना राम और मरा में फर्क है। ठीक है, सेरोग्राफी आखिरी जो हम लोगों ने स्टडी करनी है, सेरोग्राफी। सो इस तरीके से आप समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेरोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग कैरेक्टर और डिजाइन विथ वैक्स। वैक्स से आप कुछ बनाते हैं ना, उसको सेरोग्राफी कहते हैं। इनग्रेव करने, वैक्स का इस्तेमाल करके इनग्रेव करने की
आर्ट को सेरोग्राफी कहते हैं। ना जी, ना जी, मोग्राफी मैंने बता दी है, कॉस्मिक रेज इमेजिंग। कॉस्मिक रे जैसे एक्सरे हमारी बॉडी में किया जाता है ना, वैसे ही कॉस्मिक रेज का इस्तेमाल करके 3D इमेजेस, जैसे कोई रॉक है, रॉक में अंदर क्या क्या है, 3D इमेजेस निकालने के लिए कॉस्मिक रेज डाली जाती है, उसकी स्टडी को कहते हैं। एंड सीरोग्राफी वैक्स कार्विंग की टेक्निक है। तो ये इनफ है बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए। तो ग्राफीज जितनी भी आए सब याद कर लीजिएगा, बायोग्राफी और बहुत सारी चीजें ग्राफीज आती रहती है। तो इसका आंसर है ए, ब्रैकीग्राफी। क्लियर है तो लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, पकौड़े खा लिए, समोसे खा लिए तो एसिडिटी बन गई। सुबह सुबह खाली चाय पी ली, या फिर आजकल जो फूड ब्लॉगर है कि हाँ जी मैगी में फैंटा डाल दिया, या गुलाब जामुन के पराठे बना दिए, या फिर कुछ भी बना दिया, ओरियो के पकौड़े बना लिए और आपने वो खा लिया। आपको लगी थी भूख, आपने कहा ओरियो के खाएंगे पकौड़े, कुछ ऐसी चीजें खा ली आपने, या फिर गोलगप्पे वाली कुछ भी आइसक्रीम खा ली, अब आपका हो गया पेट खराब। उसको जो एक्सिस एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम आयोडाइड, क्या? ठंडे तेल के पकौड़े वकौड़े खाते रहते होंगे आप में से काफी लोग। बोंग जी, सल्फ्यूरिक एसिड पेट जलाएंगे क्या? देखिए बाय द वे हमारे पेट में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर वो क्या उस तरीके से प्रोटेक्टेड होता है कि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता। इस क्वेश्चन का आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कभी आप लोग डाइजीन वाइजीन देखिएगा, उसके ऊपर कंपोजिशन देखिएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 109 का ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एसिड के साथ ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, बेस रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? वाटर बनता है और एक सॉल्ट बन जाता है। बचपन से पढ़ता है ना, एसिड प्लस बेस एक सॉल्ट बनाएगा और पानी बनाएगा, तो यानी एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बेसिक चीज चाहिए, हाइड्रोक्साइड OH है, MgOH बेस है। ठीक है, बेसिक साइंस है जी, बहुत बेसिक साइंस। यस, MgHO, बिल्कुल। सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। लीजिए, हाइड्रोक्लोरिड एसिड का नाम भी आ गया। इनमें से कौन सा सेल टाइप सिक्रीट करता है HCl को इन द स्टोमक? पेरिएटल सेल, म्यूकस सेल, चीफ सेल? अब ये है थोड़ा टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक सेल है। जिनको नहीं आता भगवान का नाम लीजिए। तांकुम जी कह रहे हैं ए लग रहा है, कैसे लग रहा है? देखिए मैं आप लोगों को एक स्किल बताता हूं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आपको या तो आइडिया है या तो आइडिया बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर ए है, पेरिएटल सेल, जो कि रिलीज करते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक वॉल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड की ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनिशियल। सो आंसर इज ए, पेरिएटल सेल।
देखिए जब भी आप पेपर में जाते हैं आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन वो है जो एकदम आपको 100% आते हैं। एक टाइप का वो क्वेश्चन है जिसके बारे में कभी आपने सुना ही नहीं। सवाल पूछ लेंगे कि अकबर की दादी के फूफा के चाचा का लड़के का नाम क्या था, नहीं सुना। ठीक है, कुछ भी पूछ लेंगे कि बाबर की दाढ़ी के सफेद बाल कितने थे, कुछ भी पूछ लेंगे। तो जो सेकंड कैटेगरी है जो आपको 0% आते हैं, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं। एंड थर्ड आते हैं जिसमें आप एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन एलिमिनेट कर एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि आपको पता है कि ये तो गारंटेड नहीं है। सो उस पूरे पेपर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन है और आपको जो 100% आते हैं वो 50 हैं और आपने आगे ये वाले क्वेश्चंस लगभग 20 से 25 है। तो टोटल आउट ऑफ 175 क्वेश्चन आपको आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपने रिस्क कम लेना होता है क्योंकि ऑलरेडी आप 75% मार्क कर चुके हैं। 2 4 5 क्वेश्चन से ज्यादा आप यहां पे रिस्क नहीं ले सकते। पर ऐसा हुआ कि आपको ना बिल्कुल आता ही नहीं था पेपर, तो फिर तो माता का नाम लीजिए, ABCD मार्क करते जाइए, चाहे उसके बारे में सुनाओ या ना सुनाओ। सो पेपर में यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इसका आंसर है A, पेरिएटल सेल। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, खासकर उस पेपर में जहां नेगेटिव मार्किंग हो। क्वेश्चन नंबर 111, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का सवाल पूछा गया। एक 111 का आंसर बताइए। कुछ सवाल यहां पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे बनेंगे। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जहां पे भी जिस लिस्ट में आपको गुजरात दिखेगा गवर्नेंस के नाम पे, तो गवर्नेंस के नाम पे क्या आएगा? हाँ जी, सी ही होगा। गवर्नेंस में तो गुजरात ही होगा। तो पॉइंट ये है, देखिए कारा जी, आप कह रहे 2022 का, जब आप गुड गवर्नेंस इंडेक्स को देखेंगे तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में आप जानिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। ट्वेंटी 2021 लास्ट है, ये हर 2 साल में गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो 2022 का तो नहीं होगा। 2023 में अब अगला गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी इसी साल आएगा। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में कुछ चीजें याद रखिएगा। इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है।
ग्रुपिंग्स बनाई जाती हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को अलग ग्रुप में डाला जाता है, हिली स्टेट्स को अलग में डाला जाता है। उसके बाद रैंकिंग की जाती है और टोटल अराउंड 58 के अराउंड इंडिकेटर्स है, जिसमें हर एक इंडिकेटर में नंबर दिए जाते हैं और उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। सो ये एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी, और ये हर 2 साल में एक बार होती है। इसको प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको हम कहते हैं DARPG, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर में। तो डिपार्टमेंट का नाम आप लोगों को बता देता हूं, DARPG, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये आप लिख लीजिएगा, और ये 2 साल में एक बार निकलता है, इसलिए अगला अब कब निकलेगा, 2023 में। ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री का, इस डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका आंसर गुजरात। नेशनल हैंडलूम डे कौन सा दिन? बताइए, नेशनल हैंडलूम डे। एक सौ 12वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ये वो दिन है जिसपे उर्फी जावेद दीदी का कोई लेना देना नहीं। कपड़े हैंडलूम, जो हाथ से बनाए जाने वाला कपड़ा होता है ना, हैंडलूम। सो नेशनल हैंडलूम डे के बारे में अगर हम बात करें, सो आंसर इज 7 अगस्त। ये पहली बार 2015 से स्टार्ट हुआ था, और ये एक्चुअली में कॉमेमोरेट करता है 1905 के स्वदेशी मूवमेंट को। तहमीन जी देखिए, इंसान की डिग्निटी उसके हाथ में होती है, हम तो डिग्निफाइड तरीके से ही बता सकते हैं आप लोगों को, ये इसलिए था कि आप लोगों को याद रहे। तो 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसको सेलिब्रेट या कोमोमोरेट करने के लिए 2015 से हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 7 अगस्त। मत पूछिए निकिता जी, बस इसी को कलयुग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एक आधा छोटा मोटा इधर बात ठीक है, पढ़ाई पे वापस क्वेश्चन 113 पे बात करते हैं। नासा का वाइपर मिशन क्या एक्सप्लोर करेगा? नासाज वाइपर मिशन।
देखिए नासा का सीधा अगर आपको पता हो तो ये भी 2023 में लॉन्च होना है मिशन, और ये मून से रिलेटेड है। तो ये साउथ पोल ऑफ द मून पे सर्च करेगा और जाके वाटर आइस डिपॉजिट को देखेगा। इसकी फुल फॉर्म है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। सो साउथ पोल ऑफ द मून इज करेक्ट। वॉलेटाइल्स, ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रखिएगा। वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन और आर का मतलब रोवर। सो ये 2028 तक अपनी रिपोर्ट या अपना ये सारी चीजें स्टडी करेगा, और ये नासा का है, और नासा की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। किस कंट्री की एजेंसी है नासा? देखिए 100 दिन का मिशन है, 2023 के लास्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये स्टडी करेंगे, और एम है उनका कि कैसे ना कैसे मून पे वाटर के ट्रेसेस देखने। तो नासा कहां से है? नासा यूएसए से है। नासा सत्या नासा एक ही तरीके से याद रख लीजिएगा। सो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की कौन सी एजेंसी है स्पेस से डील करने के लिए? इसरो। अमेरिका की कौन सी? नासा। जी हाँ, एबी जी ने बिल्कुल परफेक्टली सही बोला। सो आंसर इज 113 का ए, साउथ पोल ऑफ द मून। अब आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो लाइक कर दीजिए। इसरो की फुल फॉर्म भी आप लोग बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, 100 का टारगेट है। देखिए आपको हर एक कंट्री की स्पेस एजेंसी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, खासकर जो इंपॉर्टेंट है। चाइना की तो आपको चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, सीएनएसए के नाम से देखने को मिलेगा। इसरो इंडिया की है, ठीक है। इसरो का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका में है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करती है। ये स्टैब्लिश हुई थी ऑन 15 ऑफ अगस्त 1969 में। ठीक है, 15 ऑफ अगस्त 1969 में इसरो के नाम से स्टैब्लिश हुआ, और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका में। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 114, फंडामेंटल राइट। मुझे सोने का अधिकार है, मुझे अपने मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार है, मैं बर्गर खाऊं या पकौड़े खाऊं, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो सवाल है फंडामेंटल राइट पे। फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या डी नन ऑफ द अबव? देखिए पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पहला पार्ट है यूनियन और उसकी टेरिटरीज पे, दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप पे, तीसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट्स पे,
चौथा है डीपीएसपी पे, फोर्थ का ए 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पांचवा पार्ट यूनियन, छठा स्टेट, सातवां द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, आठवां द यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। ऐसे करते करते टोटल पार्ट्स में अगर हम जाएंगे सो 22 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखने को है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है ये यही है कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 26 ऑफ जनवरी 1950 में, रेटिफाई हो गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को। पहली बार इलेक्शन 1951 में हुए थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 ऑफ जनवरी 1950 से लागू हुआ। क्योंकि ये डेट मैच करनी थी, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डेट, पूर्ण स्वराज जो कि इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ने मनाया था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930 को। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में काफी अलग अलग अमेंडमेंट हुए और आज की प्रेजेंट फॉर्म में आपको कुछ पार्ट याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 1 यूनियन, पार्ट 2 सिटीजनशिप। तो इसको एक पेपर पे लिख लीजिएगा, चिपका लीजिएगा सामने, चाय पीते टाइम, गाना सुनते टाइम, डांस करते टाइम देखते रहिएगा, अपने आप ये चीजें याद हो जाती है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी को वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन की वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन में जोड़ा गया? तो 73 का आप सब लोग आंसर देने की कोशिश करिए। समझिए कि ये पेपर हमें आया हुआ है और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है। बताइए क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, तो BWF एथलीट कमीशन मेंबर अनाउंस किए गए और ये अनाउंस किए गए हैं फॉर द पीरियड 2021 से 2025 तक। कितने? 2021 से 2025 तक 6 मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं पूरी दुनिया में। तो जिनको चुना गया, आप लोगों के लिए एक हिंट और है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक, वो ओलंपिक की मेडलिस्ट है। ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं वो। तो वो 6 मेंबर में इरिस वांग, रॉबिन टेबलिंग, ग्रेसिया पोली, किम सोयोंग, जेंगसी वाई और पुरसल्ला वी सिद्धू यानी पीवी सिंधु इंडिया से। सो टोटल 6 नाम हैं जो कि 2021 से 2025 तक रिप्रेजेंट करेंगे। सो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रही हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2 बार मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में, एक बार सिल्वर जीती हैं, एक बार ब्रोंज जीती हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर।
साइना नेहवाल को भी आप लोगों ने बैडमिंटन खेलते हुए देखा होगा, अश्वनी पोनप्पा, परुपल्ली कश्यप। इंडिया में बैडमिंटन जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें काफी कंपैरेटिवली इंडिया का बैडमिंटन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, बढ़िया क्वेश्चन है जी आप लोगों के लिए। जल्दी से आप लोग बताएंगे 116 क्वेश्चन का आंसर। बुमला पास की अप्रोक्सीमेट एल्टीट्यूड पूछा गया है। बताइए क्या होगा। तो देखिए तवांग डिस्ट्रिक्ट और चाइना की सोना कंट्री इन तिब्बत, उनके बीच का ये पास है। 37 किलोमीटर तवांग से आपको देखने को मिलेगा अलग साइड पे। और इसकी एलिवेशन की बात करें तो वह 4600 इन मीटर्स, एंड इन फीट की बात करें तो दैट इज 15,200। सो 15,200 is the correct answer. So correct answer is option number B. B for बहुत पढ़ाई करनी है। So option number B is the correct answer. बुमला पास की एल्टीट्यूड क्या है? 15,200 फीट। बहुत पढ़ाई करके बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, यानी ये पेपर में बार बार आया है। सो क्वेश्चन नंबर 117 बता दीजिए। औरांग फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक कहां, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहां सेलिब्रेट होता है जी? इसका आंसर कम से कम 50 बच्चे तो आंसर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। सो हिबू जी कह रहे हैं एलडीवी, रिची जी कह रहे हैं सी। जल्दी से बताइए आप लोग, सब लोग बताइए। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था एलडीवी, एंड हम लोग इस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। सबको पता है द फेमस फेस्टिवल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118, 25th डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्रोनोलॉजिकली कौन सी बनी? अल्लाह जी कह रहे हैं मालूम नहीं, ऑप्शन सी होगा। सही है, सही है। आप लोगों का भी अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 118, बताइए 25th डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी? सो 25 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। ये 2015 में बनी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाके केसांग 25th डिस्ट्रिक्ट बनी है क्रोनोलॉजिकली 2015 में, और सियांग डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स को थोड़ा सा कार्व आउट किया गया था उनके बीच में से, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, और ये 25th डिस्ट्रिक्ट बनी।
सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिवर के ऊपर लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टेट केबल सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है? तो लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज, यानी वो लेन तो सिंगल है और वो स्टील की तारों से, स्टील की केबल से सस्पेंडेड होगा, झूलते रहेगा वो। क्या होगा आंसर? ए सियांग, बी लोहित, सी डिहिंग या डी बोरगेन? So the correct answer of question number 119 is A। ठीक है, ए यानी आ देखे जरा। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर इज ए। ठीक है, तुक्का वुक्का नहीं मारिएगा, आंसर ए है, ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई बन रहा हो तो इस तरीके के सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी, कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो स्टील केबल से सस्पेंडेड रहेगा ये, और ये सियांग नदी के ऊपर बन रहा है। तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है जी, और 300 मीटर लॉन्ग है। 300 मीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। ठीक है, अपर सियांग में, जैसा हज जी बता रहे हैं। और इसको बायोरुंग ब्रिज भी बोला गया है। प्रोनाउंसिएशन में कोई अगर इशू हो तो प्लीज इग्नोर करिएगा, हो सकता है आप के डायलेक्ट में, लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो, तो ये इस नाम से भी, बोयरुंग ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाएगा, और अपर सियांग में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 120, ये फिर अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर तुरंत बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड। सो 120th क्वेश्चन का आंसर बताइए, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अपने रिव्यूज, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 120, सी कराटे। ओके निकिता जी, थैंक यू फॉर द एनेक्डोट। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, महात्मा गांधी इंडिया आए साउथ अफ्रीका से वापस कौन से साल में? लगता है आपने भी कभी चलान वलान कटवाया होगा स्कूटी वगैरह चलाते हुए। स्कूटी बाइक चलाते हुए ट्रैफिक रूल का फॉलो करें, प्रॉपर अपनी साइड में चलाएं, मेहनत का पैसा नहीं देना है किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 121 बताइए, गांधी जी कब आए वापस? गांधी जी वॉज द फर्स्ट एनआरआई। ऑफिशियल एनआरआई की बात करें, नॉन, गांधी जी एक्चुअली में बहुत लंबे टाइम तक साउथ अफ्रीका रहे थे।
सो गांधी जी वापस आए 1915 में। अमोस जी आप पहले 1930 बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं हिस्ट्री बुक 1914 बोलता है। डेट है 9th of Jan 1915। इसको भारत सरकार एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट करती है एवरी ईयर। इनिशियली गांधी जी का प्लान नहीं था अफ्रीका में ज़्यादा रहने के लिए, लेकिन वो 20 साल अफ्रीका में रहे, वहाँ के इंडियंस की प्रॉब्लम को सुनते रहे, एशियंस की प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने फेस किया, वहाँ पे ही पहले उन्होंने सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया। उसके बाद जो उन्होंने टेक्निक वहाँ से सीखी उसको इम्प्लीमेंट किया इंडिया आके, और इंडिया में आके वो 1915 से लेके 1917 तक कुछ खास एक्टिव नहीं रहते पर पूरे इंडिया को समझते हैं। फिर 1917 में चंपारण होता है, फिर अहमदाबाद होता है 1918 में, खेड़ा होता है 1919 में, रॉलेट होता है 1920 में, नॉन कॉपरेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1915। यस, 9th Jan 1915। जिसको प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं या एनआरआई डे भी कहते हैं। और गांधी जी कौन सी जगह पे आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे सीधे मुंबई, मुंबई आए थे 9th of January 1915। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस, इस दिन बहुत सारे एनआरआई बुलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, और इसको पहली बार सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 2003 में। सो क्वेश्चन नंबर 122 से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट बक्सर, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। अगर मैं आपको 10 बैटल बोलूं जिनके नाम या जिनकी आपको ईयर याद रखने हैं, तो उसमें पानीपत की 3 लड़ाइयां होंगी, प्लासी की लड़ाई होगी, बक्सर की लड़ाई होगी, हल्दी घाटी की लड़ाई होगी। 10 से 15 ऐसे बैटल्स हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। सो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप याद रखिएगा, द ईयर इज 1764। बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, शाह आलम टू, मुगल के राजा, और इनके खिलाफ थे ब्रिटिशर्स। और जीता कौन? विनर विनर चिकन डिनर कौन बना? ब्रिटिशर्स। सो आंसर इसका सी है 1764, और इसको यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू। अगर कोई और डिटेल्स वगैरह चाहिए होगी तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड होने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की गई हैं। तो इसको यहीं रैप अप करते हैं, आपकी अगली क्लास का भी टाइम हो गया है। सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता होगा, आप लोग अपने रिव्यूज वगैरह दे सकते हैं। निकिता जी, रॉबर्ट क्लाइव 57 वाला है, यहाँ पे 1764 में हेक्टर मुनरो आता है। बात करेंगे इस पे, दोबारा बात करेंगे अगले लेक्चर में।